एडवांस पार्टनरशिप अकाउंट्स के इस 5वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। गत व्याख्यान में हमने नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित सभी लेखांकन समस्याओं का समाधान समझने की कोशिश की थी। अब हम अगले महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर कौन कौन सी लेखांकन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। इकाई 4 का अध्ययन अनवरत जारी है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करना अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 उपधारा 1 के अनुसार एक साझेदार फर्म से कुछ दशाओं में अलग हो सकता है। वे दशाएं हैं: नंबर 1, ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अन्य साझेदारों को पृथक होने के आशय की सूचना देकर। नंबर 2, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा। नंबर 3, साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार। साझेदार वृद्धावस्था, अस्वस्थता, मतभेद आदि अनेक कारणों से फर्म से अलग हो सकता है। अनुचित व्यवहार के लिए साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साझेदार को फर्म से हटाया भी जा सकता है। मृत्यु होने पर साझेदार स्वतः ही फर्म से अलग हुआ माना जाता है। एक अवकाश प्राप्त साझेदार अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उत्पन्न दायित्वों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि उसे इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए। उपरोक्त में से किसी भी दशा में साझी के फर्म से अलग होने पर कई प्रकार की लेखांकन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्राय जो लेखांकन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। नया लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण एवं लाभ अनुपात का निर्धारण। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज। संचय अथवा अन्य अवितरित लाभ एवं हानियों का वितरण। नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नंबर 4, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। नंबर 5, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का भुगतान। अब हम इन सभी समस्याओं को एक एक करके अलग से समझने का प्रयास करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो।
लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण एवं लाभ अनुपात का निर्धारण। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु हो जाने पर शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ऐसी वृद्धि किस अनुपात में किस किस साझेदार को हुई है, इसे ज्ञात करना लेखांकन के दृष्टिकोण से आवश्यक है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु हो जाने पर शेष बचे साझेदारों का नया लाभ अनुपात ज्ञात करते समय कुछ मान्यताएं मानी जाती है। नंबर 1, यदि प्रश्न में शेष साझियों का नया अनुपात नहीं दे रखा है तो यह माना जाएगा कि शेष साझियों के मध्य लाभ हानि का पुराना अनुपात ही जारी रहेगा। ऐसी दशा में लाभ अनुपात गेन रेशियो भी वही रहेगा। उदाहरण के लिए ए, बी और सी क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझी थे। सी ने अवकाश ग्रहण किया और यदि कोई अन्य सूचना प्रश्न में नहीं दी गई है तो यह माना जाएगा कि ए और बी का भावी लाभ अनुपात 3:2 रहेगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि शेष साझी अवकाश प्राप्त साझी के हिस्से को अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे और इस प्रकार उनका लाभ अनुपात यानी गेन रेशियो भी 3:2 होगा। दूसरी परिस्थिति, यदि शेष साझी अवकाश प्राप्त साझी का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में लेना स्वीकार करते हैं तो शेष साझियों का नया अनुपात ज्ञात करने के लिए पुराने अनुपातों में फायदे का अनुपात जोड़कर ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ए, बी और सी क्रमशः 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है और उसका 1/6 हिस्सा ए और बी बराबर बराबर बांटते हैं। ऐसी दशा में ए का भविष्य का लाभ अनुपात होगा सी के 1/6 का आधा भाग यानी 1/12 ए के हिस्से में जोड़ेंगे और 1/12 भाग बी के हिस्से में जोड़ेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा ए का पुराना अनुपात 3/6 प्लस 1/12, ये हुआ 7/12। बी का पुराना अनुपात 2/6 प्लस 1/12 यानी नया अनुपात हुआ 5/12। ए और बी का अब नया अनुपात होगा 7:5। क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त किया है सी से, अतः उनका गेन रेशियो लाभ अनुपात या जिसे अधिगम अनुपात भी कहा जाता है वह 1:1 होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। संचय तथा अवितरित लाभों एवं हानियों का विभाजन। अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि पर फर्म की पुस्तकों में यदि कोई ऐसे संचय या अवितरित लाभ है जो फर्म के दायित्व नहीं है और जिनको पूर्व में विभाजित नहीं किया गया है अथवा अवितरित हानि है जिसे साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया है तो ऐसे खातों के शेष समस्त साझेदारों अवकाश प्राप्त या मृत साझेदार सहित में पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। विकल्प के रूप में यदि शेष साझी इन खातों के शेषों को भविष्य में भी रखना चाहें तो केवल पृथक हुए साझेदार के हिस्से का
लेखा करने के लिए एक बार इन सभी लाभ और हानियों का विभाजन कर दिया जाएगा और यह विभाजन पुराने अनुपात में किया जाएगा और पुनः इनका वापस स्थापन करने के लिए नए अनुपात में शेष रहे साझी पुस्तकों में उनको क्रिएट करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए ABC 3 साझेदार हैं, उनका आपसी अनुपात पुराना 3:2:1 है। उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व 60,000 रुपये है। C अवकाश ग्रहण करता है। A और B यह चाहते हैं कि सामान्य संचय पुस्तकों में बना रहे, तो एक बार उसका वितरण करने के लिए प्रविष्टि कर दी जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। क्योंकि वो पुस्तकों में उसे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो उसकी प्रविष्टि हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू जनरल रिजर्व अकाउंट 60,000। 3:2 यह मानते हुए कि शेष रहे साझी अपने पुराने अनुपात में ही लाभ हानि विभाजन कंटिन्यू करेंगे, इसे वापस क्रिएट कर दिया जाएगा। लाभों एवं हानियों की पुनर्स्थापना स्पष्ट समझौते के अनुसार होती है। अतः यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो तो अवितरित लाभ एवं हानियों का वितरण करना है। इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रविष्टियों का हम नए साझेदार के प्रवेश पर लेखांकन समस्याओं के अध्ययन के समय विस्तार से सीख चुके हैं। अतः यहाँ पर उन सभी बिंदुओं का पुनः विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। नए साझेदार के प्रवेश पर जिस प्रकार ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर अथवा उसकी मृत्यु पर भी ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। कारण फर्म की ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार भी आनुपातिक रूप से हिस्सेदार होता है, जिसका लाभ अब फर्म में शेष रहे साझेदारों को प्राप्त होगा। प्राय साझेदारी संलेख में ऐसी परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन करने तथा ख्याति की राशि का निपटारा करने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख रहता है, परंतु ऐसा न होने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति का भुगतान करने का दायित्व शेष बचे साझेदारों का होता है, जिन्हें वे हुए फायदे लाभ के हिस्से में हुई वृद्धि के अनुपात में चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। त्याग के अनुपात की ही भांति लाभ अनुपात की गणना विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से की जाती है। समझौते में स्पष्ट उल्लेख न होने पर यदि समझौते में अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु की दशा में ऐसे साझेदार के हिस्से के विभाजन के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख न हो तो शेष बचे साझेदार ऐसे साझेदार के हिस्से को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही प्राप्त करते हैं। शेष बचे साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ होने पर ऐसी परिस्थिति में शेष बचे साझेदारों को प्राप्य लाभ में उनके नए हिस्से में से उनका पुराना हिस्सा घटाकर लाभ अनुपात यानी गेन रेशियो ज्ञात किया जाएगा। शेष बचे साझेदारों द्वारा अवकाश प्राप्त अथवा मृत साझेदार का हिस्सा भिन्न भिन्न अनुपात में भी क्रय किया जा सकता है और उस परिस्थिति में हम उनके पुराने अनुपात में उनके द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा मृत साझेदार के हिस्से को जितना हिस्सा प्राप्त किया है उसे जोड़कर नया हिस्सा ज्ञात करेंगे, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हमें
लाभ अनुपात यानी गेन रेशियो ज्ञात करना आवश्यक है, जिसके बिना ख्याति के संबंध में प्रविष्टियां करना संभव नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियों में ख्याति से संबंधित लेखा किस प्रकार किया जाता है, आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। परिस्थिति नंबर 1, ख्याति को पुस्तकों में संपूर्ण मूल्य से प्रकट करने पर अवकाश प्राप्त साझेदार सहित समस्त साझेदारों के पूंजी खातों को उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट किया जाता है तथा ख्याति खाता डेबिट किया जाता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। परिस्थिति नंबर 2, संपूर्ण मूल्य से पुस्तक में लेखा करने के पश्चात ख्याति खाते को चिट्ठे में प्रकट नहीं करने पर शेष रहे साझेदारों को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट किया जाएगा तथा ख्याति खाते को क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा, यानी प्रविष्टि होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल अकाउंट। परिस्थिति नंबर 3, अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से से ही ख्याति खाता खोलने पर अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके हिस्से की ख्याति से क्रेडिट तथा ख्याति खाते को डेबिट किया जाता है, और इस परिस्थिति में केवल अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से की ख्याति खाता खोलने के पश्चात ख्याति खाते को चिट्ठे में प्रकट नहीं करने पर यदि शेष रहे साझेदार खोले गए ख्याति खाते को चिट्ठे में दर्शाना नहीं चाहते हैं, तब उनके लाभ के अनुपात में गेन रेशियो में खोले गए ख्याति खाते को क्रेडिट करते हैं और शेष साझेदारों को डेबिट करते हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो टू गुडविल अकाउंट। परिस्थिति नंबर 5, पुस्तकों में ख्याति खाता प्रकट नहीं करने पर अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से की ख्याति से उसके पूंजी खाते को क्रेडिट तथा शेष साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में डेबिट किया जाता है, और ऐसा करने से आउटगोइंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिल जाता है जो वह शेष रहे साझेदारों से वसूल करता है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाहर जाने वाले साझेदार के ख्याति के हिस्से से। ये सभी परिस्थितियां पहले से पुस्तकों में ख्याति खाता खुला न होने पर और यदि पहले से पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है तो इनमें इस प्रकार परिवर्तन आएगा। परिस्थिति नंबर 1, फर्म की ख्याति का मूल्य तथा पुस्तकों में दिखाया गया मूल्य दोनों समान होने पर कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ख्याति खाता पुस्तकों में खोला गया था तो सभी साझेदार उसमें लाभ का हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं। परिस्थिति नंबर 2, फर्म की ख्याति का मूल्य पुस्तकों में दिखाए गए मूल्य से अधिक होने पर अधिक राशि से ख्याति खाते को डेबिट तथा अवकाश प्राप्त साझेदार सहित समस्त साझेदारों के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट किया जाता है, यानी प्रविष्टि होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म की ख्याति का मूल्य पुस्तकों में दिखाए गए मूल्य से कम होने पर
कमी की राशि से अवकाश प्राप्त साझेदार सहित समस्त साझेदारों के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट तथा ख्याति खाता क्रेडिट किया जाता है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। परिस्थिति नंबर 3, फर्म के चिट्ठे में ख्याति खाते को पुनर्मूल्यांकित मूल्य के स्थान पर पहले के पुस्तक मूल्य पर ही प्रकट करने पर, पुनर्मूल्यांकित राशि पुस्तक मूल्य से अधिक होने पर, अधिक राशि में अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से के मूल्य से शेष रहे साझेदारों को उनके फायदे यानी गेन रेशियो में डेबिट तथा अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकित राशि पुस्तक मूल्य से कम होने पर, कमी की राशि से अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से के मूल्य से अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट तथा शेष रहे साझेदारों के पूंजी खाते को उनके गेन रेशियो में क्रेडिट किया जाता है। आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्तमान लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में ख्याति के हिस्से के लिए लेखा। कभी कभी फर्म के साझेदार अपने वर्तमान लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा करने के कारण साझेदारों द्वारा पूंजी शेषों में परिवर्तन, फर्म के प्रति अधिक तथा कम सक्रिय होना आदि हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ साझेदारों को भविष्य में लाभों में पहले से अधिक हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि कुछ साझेदारों को पहले से कम हिस्सा प्राप्त होगा। अतः जिन साझेदारों को भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त होगा, उनके ख्याति के इस हिस्से से एक ऐसे साझेदार के पूंजी अथवा चालू खातों को उनको प्राप्त फायदे के अनुपात में डेबिट किया जाएगा तथा उन साझेदारों को जिन्हें भविष्य में कम लाभ प्राप्त होगा, उनके ख्याति के हिस्से से ऐसे साझेदारों के पूंजी अथवा चालू खातों को उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि ख्याति का मूल्यांकन 42,000 रुपये हो तथा लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप x को वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में 1/6 लाभ कम तथा y एवं z को वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में 1/24 एवं 1/8 लाभ अधिक प्राप्त हो, तो इस परिवर्तन के संबंध में प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1750, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5250, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट 42,000 इंटू 1/6 और इसे इन दोनों की 1/24 और 1/8 यानी 3:1 में आपस में विभाजित कर दिया जाएगा। 1:3 में, क्योंकि 1/24 वाई को और 1/8 भाग जेड को प्राप्त हो रहा है। यदि साझेदारों द्वारा पूंजी खाते स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर रखे गए हों, तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि, अवितरित लाभ अथवा हानि, संचय, ख्याति के हिस्से के लिए समायोजन आदि के संबंध में समस्त प्रविष्टियां पूंजी खाते के स्थान पर चालू खातों में की जाएगी। अंत में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते के शेष को उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार पूंजी खाते का शेष अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि को बतलाएगा, जिसका भुगतान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान। सबसे पहले पूंजी की देय राशि का निर्धारण किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू। पूंजी की देय राशि का निर्धारण करने के लिए पूंजी खाता बनाया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी का प्रारंभिक शेष, चालू खाते का शेष, ख्याति में हिस्से की राशि, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की राशि में हिस्सा, निवृत्ति की तिथि तक के लाभ में हिस्सा, संचय एवं अवितरित लाभों में हिस्सा, वेतन कमीशन आदि यदि मिलता हो तो पूंजी पर ब्याज,
संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि की राशि में हिस्सा, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा किया जाता है। इन समस्त समायोजनों के पश्चात पूंजी खाते का शेष पृथक होने वाले साझेदार को देय राशि होती है, जिसका निपटारा साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है। विकल्प के रूप में जहां पर पूंजी खाते स्थायी विधि से रखे गए हों, वहां पर चालू खातों के शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित करके शेष सभी समायोजन पूंजी खाते में किए जा सकते हैं, अथवा सारे समायोजन चालू खाते में करने के पश्चात चालू खाते का अंतिम शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में जाने वाले साझेदार की पूंजी की देय राशि समान ही आएगी। देय राशि का भुगतान। फर्म से पृथक होने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण कर लेने के पश्चात उसका भुगतान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक मुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट। फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अथवा मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। इसका लेखा इस प्रकार किया जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नंबर 2, किस्तों में भुगतान, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके पूंजी खाते का शेष ऋण की तरह मान लिया जाता है और उसके अकाउंट को क्लोज करके उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस खाते को समय समय पर एक निश्चित दर से ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है तथा चुकाई जाने वाली राशि से डेबिट कर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर नहीं दी गई हो तो ब्याज की गणना 6% वार्षिक के हिसाब से की जाएगी, जैसा कि साझेदारी अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। इसके संबंध में की जाने वाली प्रविष्टियां इस प्रकार होगी। देय कुल राशि के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पार्टनर का अर्थ आउटगोइंग पार्टनर से जाने वाले साझेदार से है। एक निश्चित दर से ब्याज की राशि के लिए इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब किस्त का भुगतान किया जाए, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब तक ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता तब तक ब्याज जोड़ने की, किस्त का भुगतान करने की और ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करने की प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष की जाती रहेगी। तीसरा विकल्प है वार्षिकी के रूप में भुगतान, पेमेंट बाय एन्युटी। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि वार्षिक वृत्ति के रूप में भी दी जा सकती है। इसके अंतर्गत अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके जीवित रहने तक अथवा मृत साझेदार के उत्तराधिकार के जीवित रहने तक प्रतिवर्ष फर्म द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। इस विधि के अनुसार पृथक होने वाले साझेदार के पूंजी खाते का शेष वार्षिक वृत्ति उच्चंत खाते एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष ब्याज इस खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। वार्षिक वृत्ति का भुगतान करने पर यह खाता डेबिट कर दिया जाता है। वार्षिक वृत्ति पाने वाले की मृत्यु होने पर इस खाते का शेष अन्य साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि विभाजन के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन वार्षिक वृत्ति पाने वाला इस खाते की राशि समाप्त हो जाने के पश्चात भी यदि जीवित रहता है तो भविष्य में उसे दी जाने वाली राशि को व्यापार का खर्च मानते हुए लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाएगा। इस संबंध में की जाने वाली लेखा प्रविष्टियां इस प्रकार होगी। पूंजी खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। निश्चित दर से ब्याज दिए जाने पर
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, वार्षिक वृत्ति का भुगतान करने पर पेमेंट ऑफ एन्युटी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये दो प्रविष्टियाँ ब्याज की और एन्युटी भुगतान की प्रत्येक वर्ष की जाती रहेगी। एक समय आ सकता है जब खाते का शेष समाप्त हो गया हो परंतु एन्युटी का भुगतान अभी भी जारी हो, तो एन्युटी के भुगतान के पश्चात उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। परंतु यदि एन्युटी सस्पेंस अकाउंट की समाप्ति से पूर्व एन्युटी प्राप्त करने वाले की यदि मृत्यु हो जाए तो उसमें रहा शेष साझेदारों में उनके नए अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि होगी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ लेखक एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के स्थान पर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट अथवा केवल एन्युटी अकाउंट का प्रयोग भी करते हैं। इन तीन परिस्थितियों के अतिरिक्त एक चौथी परिस्थिति भी हो सकती है भुगतान करने की, जिसमें जाने वाले साझेदार को उसको कुल देय राशि का एक भाग तुरंत एक मुश्त नकद के रूप में दे दिया जाए और शेष राशि किस्तों में अथवा एन्युटी के रूप में दी जाए। जैसी भी परिस्थिति प्रश्न में दी गई हो, साझेदारी समझौते के अनुसार उसके अनुसार आवश्यक प्रविष्टियां करके साझेदार को भुगतान करके उसके पूंजी खाते को समाप्त कर दिया जाता है। धन्यवाद।